रमजान के दौरान मतदान की तारीखों का जहां विरोध किया जा रहा है, तो बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने चुनाव की तारीखों पर सवाल खड़े करने के लिए टीएमसी और आम आदमी पार्टी को ही आड़े हाथों लिया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि हिंदुओं के त्यौहार भी पड़ते हैं और उसमें भी चुनाव होते हैं। उन्होंने कहा कि रमजान के दौरान लोग रोजमर्रा के काम बाकायदा नियमित रूप से करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब से। शाहनवाज साहब, एक जो बड़ा विवाद उठ रहा है बंगाल से कि रमज़ान का महीना होगा और उसका ध्यान तारीखों में नहीं रखा गया। बंगाल के टीएमसी के कई नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। ये ताज्जुब है कि रमज़ान के महीने में क्या पहली बार चुनाव हो रहे हैं। हमने रमज़ान के महीने में बहुत से चुनाव देखे। रमज़ान में जब रोज़ा रखते हैं तो उसमें खुदा का हुक्म है कि आप सब काम करते हुए, मेहनत करते हुए, अपनी ड्यूटी करते हुए आप रोज़ा रखें। तो जो मुस्लिम भाई रोज़ा रखते हैं, क्या एक महीने की छुट्टी पे रहते हैं? नहीं रहते। वो मेहनत करते रहते हैं और यही इम्तिहान होता है उसमें। वो नौकरी पे कर जाते हैं तो नौकरी पे भी जाते हैं, अगर मजदूर हैं तो मजदूरी भी करते हैं और उसमें वो रोज़ा भी रखते हैं। तो वोट डालने में कितना समय लगता है? वोट डालने जाएंगे, इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। कई हिंदू भाई मंगल को व्रत रखते हैं। कोई कहेगा कि मंगल के दिन जो है वो वोटिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहीं होता है? एक बड़ा विवाद जो खड़ा हुआ है वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो साथ नहीं करवाए जा रहे, उसको लेकर है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, सभी सवाल उठा रहे हैं कि जानबूझ करके वहाँ की जनता को महरूम रखा गया है अपनी सरकार चुनने से। नहीं, वहाँ की जनता को लोकसभा के चुनाव में वोट डालना है। पंचायत में भी डाला था उन्होंने, और जम्मू कश्मीर के अंदर फिर चुनाव होंगे। वहाँ की सारी परिस्थिति को देखकर चुनाव आयोग निर्णय लेगा। अभी हम साथ में नहीं करा पा रहे हैं। एक सवाल मायावती जी ने उठाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर तो बीजेपी ताल ठोक रही है, लेकिन विकास, लोगों को गरीबी दूर, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे जो है वो हवा हवाई हो गए, उन पर बीजेपी भाग रही है। हम अपने काम के मुद्दे पर चुनाव के अंदर जा रहे हैं। हमने काम किया है। 50 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा होगा, 10 करोड़ परिवार। हमने 7 करोड़ लोग हैं जिनको हमने गैस सिलेंडर पहुंचाया है। 18,000 गाँव से ज़्यादा हैं जहाँ बिजली पहुंचाई। किसानों के खाते में डायरेक्ट हमने उनको 6,000 रुपये का लाभ जो साल का देना है वो दिया है। हमने काम किया है और हमने राष्ट्रवाद का झंडा आज ऊंचा है, क्योंकि लोगों के मन में है कि ये सरकार देश के अंदर भी काम करती है और बॉर्डर पर भी सही जवाब देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा नीरज तिवारी के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और विपक्षी पार्टियां इस पर तरह तरह के सवाल उठा रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह हैं। सर, पश्चिम बंगाल के एक मंत्री का और विपक्ष की अन्य पार्टी का कहना है कि रमज़ान के महीने के दौरान चुनाव हो रहा है, इससे बाधा उत्पन्न हो सकती है। देखिए, जो लोग इस मानसिकता के हैं कि किसी न किसी चीज़ में गलती निकालनी है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। पिछले चुनाव 2014 के चुनाव जो थे, उसमें पहला चरण वो 7 अप्रैल को था। अब की बार 11 अप्रैल को। अब की बार क्योंकि 11 अप्रैल को है तो इसलिए आखिरी चरण उसकी डेट आगे है। अगर आप जिस तरीके से इसका विश्लेषण करें, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने आपकी बार किया है, अब की बार जिस तरीके से उन्होंने ग्रुपिंग की, वो पिछली बार की तुलना में ज़्यादा अच्छी। अब रमज़ान का महीना पहले आ गया है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन की तो कोई गलती नहीं है, ना किसी और चीज़ की गलती है कि उन्होंने देखा कि हाँ जी, रमज़ान का महीना थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता है, अब की बार थोड़ा जल्दी है। सर, विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि पीएम मोदी की रैलियां खत्म हो गई और जो सारे शिलान्यास से वो खत्म हो गए, उसके बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। देखिए, मैंने आपको बताया कि पिछले बार कौन सी तारीख को पहला चरण था, अब की बार कौन सी तारीख को, ज़्यादा फर्क तो नहीं है। और हर सरकार जो इससे पहले रही है,
वो कोशिश करती रही कि जल्दी अभी चुनाव आने वाले हैं, अभी चुनाव आने वाले हैं, जितने अपने काम है उससे पहले ख़त्म कर लो, क्योंकि आचार संहिता के बाद नहीं होंगे। अभी तो प्रधानमंत्री जी की चुनावी रैलियाँ शुरू होनी है, अभी हुई कहाँ है? तो इसका मतलब आप ये समझते हैं कि उसका असर तो जाहिर सी बात है आप समझते होंगे देखने को मिलेगा। तो मुद्दा क्या रहेगा सर? ये अंतिम सवाल है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा क्या चुनाव में सर चढ़कर बोलेगा? बीजेपी इसको उठाएगी, क्योंकि आप भी पूर्व सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। देखिए, मुद्दा विकास है, मुद्दा गरीब कल्याण है, मुद्दा किसानों की परवाह है, मुद्दा लोगों तक गैस, बिजली, पानी पहुंचाना है, मुद्दा महंगाई को कंट्रोल करना है। ये है मुद्दे। राष्ट्र की सुरक्षा तो हमेशा मुद्दा होता है, हर इलेक्शन के अंदर मुद्दा होता है। तो राष्ट्र की सुरक्षा और उसमें किस तरीके से सरकार निर्णायक रही, ये तो जनता को दिखता है। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी। सर, क्या तैयारी है? देखिए, तैयारियां तो दुरुस्त हैं। संगठन बूथ से लेकर के लोकसभा तक इतना मजबूत तैयारी करके रखा हुआ है कि हम संगठन के बूते भी ये कह सकते हैं कि चुनाव जीतने की स्थिति में। लेकिन 2019 के इस लोकसभा चुनाव को पार्टी से ज़्यादा जनता ने लड़ना शुरू कर दिया है और सबके मन में एक ही बात है कि हमें मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है और मोदी जी की दूसरी पारी की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश भी निभा रहा है और देश भी निभा रहा है। केंद्र सरकार के माध्यम से, प्रदेश सरकार के माध्यम से विकास के कीर्तिमान स्थापित किए गए, सर्वांगीण विकास किया गया है, सबका विकास किया गया है। किसी जाति, बिरादरी और पार्टी और इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। आज खुशहाली है सब लोगों में। जो योजनाएं शुरू कर दी गई हैं उसके कारण से पॉजिटिव चर्चा है, जो योजनाएं घोषित की गई उसकी पॉजिटिव चर्चा है। जब से हमारी सरकार प्रदेश में बनी है 2 साल में, हम कह सकते हैं कि आदरणीय योगी जी की अगुवाई में जितना काम श्री मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी और अखिलेश जी की सरकार में नहीं हुआ, उससे अधिक काम 2 वर्ष में योगी जी की अगुवाई में हमारी सरकार ने काम किया। बीजेपी को चुनाव की तारीखों से ऐतराज नहीं है, लेकिन कई विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी कड़ी में आरजेडी ने भी बिहार में होने वाले 7 चरणों के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े किए। चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी। तिवारी जी, 7 चरण में चुनाव है, क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, तैयारी तो हमारी जो है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना लंबा चुनाव कराने का मकसद क्या है, सिवाय इसके कि आप जो है नरेंद्र मोदी जी को भाषण करने का अधिक से अधिक मौका जो है आप दे रहे हैं। अब बिहार में पिछली दफ़ा 6 चरण में हुआ था, इस बार आप 7 चरण में करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी 6 चरण में हुआ था, बंगाल में 5 चरण में हुआ था, आप 7 चरण में करा रहे हैं। कर्नाटक में 28 सीट है, वहाँ 1 चरण में हुआ था, इस बार 2 चरण में करा रहे हैं। 39 सीट तमिलनाडु में है, वहाँ 1 चरण में करा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये बात जो है समझ में नहीं आती है। चुनाव आयोग जो है किसकी मदद करना चाहता है? हमारे यहाँ बिहार में मान लीजिए एक ज़माने में नक्सल आंदोलन था, उसके चलते कई इलाके में हिंसा का डर रहता था, तो आप उसको स्प्रेड करके करते थे। अब तो वो स्थिति भी नहीं है। तो पिछले चुनाव में 6 था, तो इस बार आपने 7 कर दिया। 5-5 क्षेत्र का एक जगह करा रहे हैं। अब मान लीजिए कि जिसका अंतिम चरण में है, जिस उम्मीदवार का, कहीं भी उसकी क्या गति होगी भाई? कितना खर्च पड़ेगा उसको, कितनी तबाही होगी, कितनी परेशानी होगी? तो चुनाव आयोग जिस ढंग से कर रहा है और सारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है इस देश में, जिनके सहारे हमारा लोकतंत्र चल रहा है, जिसके सहारे हमारा प्रशासन शासन चल रहा है, सबका ऐसा सबके साथ जो है ये किया जा रहा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। आरजेडी को बिहार में 7 चरणों में चुनाव कराए जाने से ऐतराज है, तो किसी को अभी भी एयर स्ट्राइक को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनसीपी नेता फारूक अब्दुल्ला ने एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए और इसे चुनावी स्टंट करार दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सब इलेक्शन के लिए किया गया था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा ही जहाज नष्ट हो गया और गनीमत रही कि पायलट बच गया। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, लग ये रहा था कि एयर स्ट्राइक को लेकर सवाल थम जाएंगे विपक्ष के, लेकिन नए सिरे से फारूक अब्दुल्ला खड़े कर रहे हैं सवाल।
देखिए, जिस तरीके के बयान फारूक अब्दुल्ला साहब ने दिया उसको अगर देखें तो साफ दिखाई देता है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो सर्व कर रहे हैं। जो जिस तरीके का संदेश वो अपने वोटर्स को देना चाहते हैं उसी को नजर में रखते हुए ये बयान है उनका। और पूरी तरीके से अब चूंकि लोकसभा चुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है, चुनावों का ऐलान हो चुका है, तो निश्चित तौर पर इस तरीके के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आगे बढ़ते हुए और दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही थी कि सेना की कार्रवाई को लेकर के ना पक्ष से ना इस तरीके के बयान नहीं देखे जाएंगे, लेकिन अब जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए साफ है कि आने वाले चुनाव में ये रफ्तार और ज्यादा बढ़ेगी। ये साफ समझा जा सकता है कि चुनाव नजदीक हैं और इसीलिए बयान आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, अपने दर्शकों को सुनाते हैं। किए गए आपका रिएक्शन जिस तरीके से अनाउंस हुए डेट्स, लेकिन असेंबली इलेक्शंस नहीं होंगे जम्मू कश्मीर में। हम सबको अफसोस है, बेहद अफसोस है कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत गलत फैसला किया। वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन कर सकते हैं, उसके लिए सिक्योरिटी ठीक है, और असेंबली इलेक्शन नहीं कर सकते। क्या कुछ हो सकता है इसके पीछे, क्यों ऐसा किया गया, क्या आपको लगता है? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं कि वो जीत रही है और ये समझते हैं कि दबाव डाल के, जैसे इन्होंने दबाव डाला है जमाती इस्लामी पे, जैसे इन्हें दबाव डाला है मौलवी उमर फारूक पे कि वो दबाव डाल के उनके साथ हो जाए, ये सब उसी लिए किया जा रहा है कि ये इनको बदला सके, इनको अपनी तरफ इनका रुख कर सकें। मुझे अफसोस है कि हिंदुस्तान की हुकूमत इतनी नीचे गिर गई है। तो आप सीधे बीजेपी पे इल्जाम लगा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पे इल्जाम लगा रहे हैं, या होम मिनिस्टर पे इल्जाम लगा रहे हैं? क्योंकि होम मिनिस्टर ने होम मिनिस्टर जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर का ही आदमी है, वो कोई काम नहीं कर सकता जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं कहेगा। ये मोदी साहब का और अमित शाह साहब का फैसला है जिसको इलेक्शन कमीशन ने आगे लाया है। उमर साहब ने यह कहा कि ये उन लोगों की जीत है जो आज तक ये कह रहे थे कि यहाँ पे इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, यहाँ पे बायकॉट होना चाहिए, वो जीत गए और मोदी हार गया। क्या आप भी यही कह रहे हैं? मैं समझता हूँ इससे एक बहुत बड़ी बात जो हो गई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में यह लग गया है कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं हैं और यह साबित हो गया है कि हिंदुस्तान को इसका कोई फैसला पॉलिटिकली करना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ। तो अब पार्लियामेंट इलेक्शंस आ रहे हैं, अनाउंस हो गए हैं, क्या आप श्रीनगर से अब कैंडिडेट हैं? क्योंकि आपने एक बार हजरत बल में यह कहा था कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप लड़ते रहेंगे पार्लियामानी सीट से। मैं जरूर लड़ूंगा इंशाल्लाह, और कामयाब होकर पार्लियामेंट में जाऊंगा। यानी श्रीनगर से आप कैंडिडेट हैं? जरूर लड़ूंगा और लोगों के मामले वहां उठाऊंगा जैसे मैं उठा रहा था। तो बाकी कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कब होगा? बहुत जल्दी, इन्हीं दिनों में हो जाएगा। तो क्या ये अब फिर से ये कहें कि इट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी हियर? डू यू सी एनी डाउट इन इट? वी हैव ऑलवेज अपोज्ड बीजेपी, वी विल कंटिन्यू टू अपोज बीजेपी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो चूंकि यहाँ पे ये समझा जा रहा था कि एक मशीन एक्स्ट्रा रखनी थी अगर इलेक्शंस करने थे तो ये किया जा सकता था, तो आपका ये कहना है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि आप लोग यहाँ पे पावर में आए किसी भी तरीके से और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू रहे, इज इट? बिल्कुल है, आपने जो कहा मैं उसके बिल्कुल के साथ सहमत हूं। उनकी कोशिश ये है कि ये रूल रहकर 35 से कोई हटा सके, 370 को हटा सके, इनकी ये साजिश है। मेरा आखिरी सवाल, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि रमज़ान के महीने में इलेक्शंस हैं, पूरी कंट्री में काफ़ी जगहों पे सवालात उठे कि इस महीने में इसलिए ये रखे गए हैं ताकि मुस्लिम जो है ज़्यादा वोट देने ना जाएं, यानी कि माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है, क्या आप भी ये मानते हैं? मुसलमान तब भी वोट देगा, रमज़ान शरीफ मुसलमान को रोक नहीं सकता वोट देने से। मुसलमान को अपना हक जाहिर करना पड़ेगा और किसी दबाव में नहीं आ सकता। मुसलमान को भी ये याद रखना चाहिए कि आज हम लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला करना है। क्या उस जमात को लाना है जो मुसलमानों और दूसरे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको ख़त्म करना चाहती है? इसके खिलाफ हम सब ने आवाज़ उठानी है और उस जमात को जो इनके खिलाफ है उनको
हुकूमत से हटा देना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिनका ये कहना है कि ये बीजेपी की साजिश है कि यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, जबकि हो सकते थे। जब पार्लियामेंट इलेक्शंस हो रहे हैं तो ऐसे में असेंबली इलेक्शंस क्यों नहीं। कैमरामैन मुश्ताक के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, श्रीनगर। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, और भी विपक्षी दलों की तरह ही फारूक अब्दुल्ला भी सीधे निशाने पर ले रहे हैं केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, बीजेपी को, चुनाव जम्मू कश्मीर में ना कराने को लेकर, कई और मसलों को लेकर। दरअसल इलेक्शन कमीशन के इस डेट पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश के पीछे क्या मंशा विपक्षी दलों की है? देखिए, विपक्ष का साफ ये कहना है कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके का फैसला किया है वो केंद्र सरकार के कारण ही किया है। अगर ये चुनाव आयोग, उनका जो बेसिक कंटेंशन है प्रशांत, वो ये है कि अगर लोकसभा का चुनाव करवाने के लिए सिक्योरिटी सही है तो फिर विधानसभा के चुनाव में क्या आपत्ति हो सकती है। क्योंकि जब अगर एक साथ चुनाव होते राज्य में तो एक वोटिंग मशीन एक्स्ट्रा लगानी पड़ती, लेकिन इसके पीछे चुनाव आयोग की अपनी दलीलें हैं। उसका साफ कहना है कि अभी सिक्योरिटी और बाकी इंतजामों को देखने के लिए उसने 3 सदस्यीय दल बनाया है जो वहां जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट देगा। दूसरी बात आप ध्यान में रखिए कि पिछली बार भी लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे, विधानसभा चुनाव बाद में हुए थे। तो इस बार भी उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सर्दियां आने से पहले, क्योंकि सर्दियों में स्थिति वहां पर घाटी में काफी दुश्वारियां हो जाती है, तो उम्मीद की चुनाव की घोषणा वहां पर हुई। और उन लोगों का यही कहना है कि अगर लोकसभा चुनाव अभी हो सकते हैं तो फिर क्या दिक्कत है, लेकिन अगर हम विधानसभा चुनाव देखें चुनाव आयोग के नजरिए से, अगर विधानसभा चुनाव तो विधानसभा के जो उम्मीदवार होते हैं उनको भी सुरक्षा मुहैया करवानी पड़ती है, उन सभी के लिए भी अतिरिक्त इंतजाम किए जाते हैं। तो इन सब चीजों को देख करके चुनाव आयोग ने फैसला किया है, लेकिन राजनीतिक दलों की अपनी दलीलें हैं और वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए उनके इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं।